अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगले सीरीज में हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स का चैप्टर यांत्रिकी है। तो इसमें सिर्फ हम लोग उसी प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए एग्जाम में, अगर आपके पास ऑप्शन साथ में आ जाए, तो उस ऑप्शन को देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका उत्तर गलत दे देते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पे सिर्फ चर्चा कर रहे हैं जो कन्फ्यूजन प्रश्न हैं और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उन ऑप्शन को देखने के बाद आप सही से कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण गलत होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया था, 92 तक में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे, इधर देख लेते हैं क्या कोई और भी प्रश्न है। जिन प्रश्नों में है वो टिक लगा दिया गया है कि वो ऐसे प्रश्न है जब आपके पास ऑप्शन के साथ में आ जाएगा तो आप गलत मार देंगे, और उसका जवाब जब आयोग के द्वारा आंसर की जारी किया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि बाकी में इसका उत्तर ये होगा। तो आइए उसी सीरीज में आज हम लोग अगला यांत्रिकी का फिजिक्स का 108 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। सीढ़ी पर चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, ऑप्शन पढ़ते हैं, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। बिल्कुल एक तरह से कॉमन सेंस आप कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही काम करता है, जिसके कारण वो उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ऑप्शन बी में व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। अब यहाँ गुरुत्व आ गया, फिर से कन्फ्यूजन बढ़ गया कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों तो वही है। अब उसके बाद सी में आते हैं कि व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, ये आप रिमूव कर लेंगे, व्यक्ति कोई कार्य। अब ऑप्शन ए और बी में आप कंफ्यूज हो गए। तो आपको ये स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण, चाहे वो कोई भी पिंड हो, लेकिन उसी में से एक पिंड अगर पृथ्वी हो और अन्य वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है वह गुरुत्व बल कहलाता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका पर्याप्त हो जाएगा। अगर बी नहीं होता तब हम ए मान सकते थे, क्योंकि दो पिंड तो, पृथ्वी भी तो एक पिंड है, लेकिन अत्यधिक बड़े पिंड होने के कारण तो एक पृथ्वी और दूसरा अन्य पिंड के बीच जो लगने वाला वह गुरुत्व बल हो जाता है। तो इसी के कारण जब हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वह गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य होता है और इसके कारण अधिक ऊर्जा की खर्च करनी पड़ती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 122 पे हम लोग चर्चा करेंगे। 122 में कह रहा है, 112 है, कह रहा है कि साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है जब साइकिल जब चलता है, मान लेते हैं आप साइकिल जा रहे हैं, अगर आपका मोड़ है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको झुकना पड़ेगा। झुकाव होता अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में देखे ही होंगे, चाहे आप बाइक चला रहे हो चाहे साइकिल चला रहे हो। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। यह इसलिए मोड़ पर झुकता है क्यों, साइकिल और आदमी का गति समान होना चाहिए। कुछ लोग को अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो ये भी सोच सकते हैं कि समान करने के लिए, अन्यथा बी में पढ़िए, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। चलिए ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। वह झुकता है ताकि वह मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। कुछ लोग तो यहाँ तक यह भी सोच लेंगे, अगर उनको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कन्फ्यूज हो तब आप गलत जाएंगे। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो देखिए इसका जो मुख्य कारण होता है, ट्रेन जो होता है, साइकिल जो चलाने पर मोड़ लेते समय जो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र क्या हो, अंदर की ओर बना रहे। तो आपको पता होगा यह अभिकेंद्री बल को बनाए रखता है। अभिकेंद्री बल क्या होता है, अभिकेंद्री बल होता है जो केंद्र की ओर लगता है, वह अभिकेंद्री बल कहलाता है। तो इसे समझने के लिए आप एक डोरी से क्या करें, कोई पत्थर या अन्य वस्तु को जो भारी है उसे बांधकर आप घुमाएं। यह वस्तु को जब तक आप घुमाएंगे तो इस रस्सी में तनाव होगा, और वह तनाव कब तक रहेगा, जब तक कि आप अपने उसे हाथ से पकड़े हुए घुमा रहे हैं। जैसे ही इस रस्सी को आप छोड़ देंगे यह तनाव खत्म हो जाएगा और रस्सी कहीं दूर जाकर क्या हो जाएगा, वह पत्थर जो बांधे हुए वस्तु कहीं दूर जाकर क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा, गिर जाएगा। तो यही तनाव है जो अभिकेंद्री बल होता है, जो केंद्र की ओर उसे बनाए रखने में रोल निभाता है। तो वही अभिकेंद्री बल होता है, तो वही गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहता है। तो हम लोग दो हैं, एक अभिकेंद्री बल और एक अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल में क्या होता है, जो बल अंदर की ओर लगता है, गुरुत्व केंद्र की ओर लगता है, वह अभिकेंद्री। और उसी के अपोजिट जब अपकेंद्री बल होता है जो केंद्र के बाहर लगता है, जैसे आप झूला पर बैठे हुए हैं, जब झूला चारों तरफ क्या होती है, चलती है, तो यह क्या होता है, बाहर की तरफ आप जाते हैं। जैसे ही जैसे ये घूमना स्टार्ट होता है तो झूला क्या होता है, दूर होता है, केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होता है। तो वह अपकेंद्री, आप वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़ा धोएंगे तो वह अपकेंद्री बल ही काम करेगा। तो चर्चा आगे होगी। तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व अंदर केंद्र की ओर बना रहे। आशा करते हैं आप अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल से अवगत हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 के बाद आते हैं 115 में। 15 में करा, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरते। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, आप प्रैक्टिकली देख लीजिए। आप, यह बाल्टी है, आप इस बाल्टी में पानी भर लीजिए और पानी भरने के बाद आप इसे तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाइए तो क्या होगा, पानी गिरेगा, नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा,
वही अभिकेंद्री बल रखता है। तो ऑप्शन में है अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल तो ध्यान से पढ़िए करा, अपकेंद्री बल पानी के वजन से अधिक होता है। सेकेंड में है अपकेंद्री बल, तो हमने दोनों पर चर्चा किया कि अभिकेंद्री में क्या होता है और अपकेंद्री में। अपकेंद्री में केंद्र से दूर की ओर क्या होता है, बल लगता है, और अभिकेंद्री में केंद्र की ओर बल लगता है, जिसके कारण वह केंद्र के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, वही जब हम साइकिल से जा रहे थे, जब मोड़ आ रहा था तो मोड़ पर क्या हो रहे थे, जब घूर रहे थे तो केंद्र की ओर, अभिकेंद्र की ओर स्थिति को बनाए रखने के लिए हम झुक रहे थे। ऊपर प्रश्न में हम लोगों ने देखा था ना, गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, इसके लिए हम लोग झुकते हैं। तो अभिकेंद्री बल क्या होता है, उस बाल्टी को जब आप घुमाएंगे, जैसे ही बाल्टी, यहाँ पे ये बाल्टी है, जैसे ही आप घुमाएंगे तो क्या होगा, उसका पानी के वजन से अधिक होगा। कौन, अपकेंद्री की अभिकेंद्री, तो वह अपकेंद्री बल होगा। क्यों अप होगा, क्योंकि वह गुरुत्व केंद्र के आधार की ओर बना रहेगा, इसके कारण वह अप कहलाया, अपकेंद्री बल। तो यह हो जाएगा अपकेंद्री बल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। 115 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अप और अब तो दोनों आपको क्लियर हो गया। अब आपको लग रहा होगा अपकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल केंद्र से वो क्या होता है, वह दूर जाने की उसमें प्रवृत्ति होता है। तो इसी के कारण तो पानी यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे बाल्टी है तो इसके अंदर चिपका रहेगा, यानी ये क्या हुआ, केंद्र से दूर की ओर उसका प्रवृत्ति एक तरफ से होता है, तो इसलिए वह अपकेंद्री बल के वजन से क्या होता है, अधिक। अपकेंद्री बल पानी के वजन से वो क्या होता है, अधिक होता है। तो समझ में आ गया होगा। अपकेंद्री और अभिकेंद्री, अभिकेंद्री का मतलब केंद्र की ओर मतलब झुके रहने की प्रवृत्ति होती है, और अभिकेंद्री में और अपकेंद्री में केंद्र से बाहर की ओर गति करते हैं। जैसे झूलों की गति, जब झूला वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो किस प्रकार से वह बाहर की ओर उसका प्रवृत्ति होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत क्या। ऑप्शन में है अपकेंद्रन, अपवहन, अपकेंद्रन, विसरण। एक जब हाल ही में बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था, लेकिन एक अपकेंद्रन की जगह पे अभिकेंद्रन भी दे दिया गया। तो कुछ लोग तो कंफ्यूज होकर अभिकेंद्री बल मार दिए। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ पर गौर करना होगा कि जो हमने देखा वॉशिंग मशीन में जो कार्य होता है कपड़ा धोने का, वह केंद्र होता है। तो केंद्र में क्या होता है, यहाँ पे कपड़े डाल दिए जाते हैं तथा उसमें पानी डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे अपकेंद्री बल लगता है, यानी यह केंद्र की ओर नहीं सब कपड़ा चलाता है। वह देखेंगे कि अब जो रोटेशन है उसके चारों तरफ कपड़ा जमा हो जाएगा जब यह गति करेगा, तो यानी केंद्र से दूर जाने की इसमें प्रवृत्ति होती है। और छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के साथ में सेंटर पर आकर वो धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अपकेंद्री बल कार्य करता है, ना कि अभिकेंद्री बल। तो ऑप्शन में तो यहाँ पर तो अभिकेंद्री का चर्चा नहीं किया, तो आप अपकेंद्रन मार देंगे। लेकिन अगर कन्फ्यूजन करना चाहेगा तो अभिकेंद्री और अपकेंद्री दोनों आपको क्या करेगा, प्रश्न में दे देगा। अभिकेंद्री होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यह आप ध्यान में रखेंगे। यानी किसी पिंड के जो तत्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति की जो गति होता है, मतलब गति पथ होता है, वह केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 17 में देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया, अभिकेंद्री बल क्या होता है, अपकेंद्री बल क्या होता है। तो ये आप ध्यान में एकदम रख लीजिए, इससे प्रश्न रिलेटेड प्रश्न पूछ भी दिया जाता है ना, कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और एपिसेंटर क्या है, दोनों पे चर्चा हम लोगों ने किया। अभिकेंद्री में भी जान लिया, जो तत्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लंबवत जो बल लगता है, यानी केंद्र हो गया तो इसकी तरफ जो बल लग रहा है चारों तरफ घुमाने पर। जैसे हमने रस्सी का एक एग्जाम्पल लिया कि इस डोरी को एक पत्थर से बांधकर जब घुमाते हैं तब एक अंदर की ओर उस डोरी पर तनाव होता है, जिसके कारण वह वृत्ताकार पथ पर घूमता है। जैसे हम छोड़ देते हैं तो वह तनाव बल खत्म हो जाता है और कहीं दूर जाकर पत्थर गिर जाता है। यह अभिकेंद्री बल हुआ। और अपकेंद्री बल क्या हुआ, जो हम लोगों ने झूले का एग्जाम्पल लिया, वह केंद्र से दूर जाने की उसमें प्रवृत्ति होता है। जैसे यहाँ पे झूला लगा हुआ, जैसे घूमना स्टार्ट होगा क्या हुआ, क्या हुआ अंदर की ओर आएगा, नहीं, या आप देखेंगे केंद्र से दूर की ओर धीरे धीरे दूर की ओर जाता जाएगा। तो अपकेंद्री बल जो वॉशिंग मशीन में हुआ, काम किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पानी में देखा, जब भरी हुई बाल्टी में पानी था तो पानी क्यों बाल्टी में जाकर चिपक गया, बाहर क्यों नहीं आया घुमाने पर, तो वही हो गया ना, यह केंद्र से दूर। अगर अभी केंद्रीय लगता तो स्वाभाविक सी बात है पानी आगे आ जाना चाहिए, लेकिन पानी नहीं गिरा, यानी पानी पीछे जाकर पेंदी में चिपका हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। यह भी अच्छा प्रश्न है। यह पृथ्वी के निकट है, इसलिए यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए
इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग के मध्य मूल वेग से कम होता है। देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण, देखिए सबसे प्रमुख कारण है वह जो अणुओं का पलायन वेग उसके जो मध्य मूल वेग से कम होता है। क्योंकि आपको पता होगा पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसे किसी वस्तु को देने पर वह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, वह बाहर चला जाता है। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ये आपका पलायन वेग है। तो वही होता है कि पलायन वेग जो क्या होता है वह न्यूनतम वेग होता है जो वस्तु को देने पर ग्रह की गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से बाहर चला जाता है और वापस लौटकर कभी ना आता है। तो वही कह रहा है कि गैस के अणुओं का जो पलायन वेग होता है उसके मध्य जो मूल वेग है उससे कम ही होता है, जिसके कारण वायुमंडल वहाँ नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे पर क्या होते हैं, बल लगाते हैं और इसी के कारण वो आकर्षित करते हैं तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्योंकि ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया था, जो सीढ़ी पर गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में चर्चा किया था कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तु हो गया, दो पिंड हो गया, उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहता है। उसी में से अगर एक पृथ्वी हो और अन्य वस्तुओं पर जो लगने वाला बल गुरुत्व बल कहलाता है। तो ऑप्शन काफ़ी अच्छा था, क्लोज था, जिसमें से गुरुत्वाकर्षण में अगर आप कन्फ्यूज करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए मारकर क्या होंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन जब आयोग के द्वारा आंसर की जारी किया जाएगा तो हाँ आप गलत पाएंगे। 118 में हम लोग अब चर्चा करते हैं रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर क्या कार्य करता है। देखिए ऑप्शन में रॉकेट भी है, जेट भी है, तो यहाँ कन्फ्यूज करेंगे। अब आपको लगेगा दोनों तो रैखिक बल संरक्षण पर ही कार्य करता है, तो लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि रॉकेट और जेट, जो रॉकेट क्या होता है और जेट क्या होता है। जेट होता है पृथ्वी के वायुमंडल में ही उड़ सकता है, लेकिन रॉकेट वह अपना ईंधन स्वयं लेके चलता है। जेट क्या होता है, अपने आसपास के ईंधन को ही क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण के गैस को ही ईंधन के रूप में उपयोग करता है। ये दोनों में अंतर है, हालांकि दोनों जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कौन कार्य करता है। तो पहले आपको समझना होगा कि रैखिक बल संरक्षण क्या होगा। वही जो संवेग संरक्षण है वही रैखिक मतलब क्या होगा, एक रैखिक दिशा में कब चलेगा, जब तक कि उस पर कोई क्या होगा अन्य दिशा में ना मोड़ा जाए, जब उस पर कोई बल ना लगाया जाए तो रैखिक ही चलेगा। जिस प्रकार से मान लेते ये रॉकेट है, इसका मास m है, इसका वेग v है और इसका वेग तो v है ही है, यहाँ पर m है, तो क्या हो जाएगा, इसका संवेग हो जाएगा p बराबर mv मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो यह संवेग होगा। यह संवेग क्या होगा, यहाँ पर तो द्रव्यमान क्या है, बहुत ही कम है, गैसों का द्रव्यमान। अब यहाँ पर उसके साथ साथ में न्यूटन थर्ड भी लगेगा, क्यों लगेगा, तभी तो यह आगे बढ़ेगा ना। अब यहाँ पर अणु है, गैस का अणु है, लेकिन वेग अधिक है, तो वेग भी कम है, वेग अधिक है, मास कम है, फिर भी यहाँ पर का जो संवेग हुआ वह काफ़ी अधिक है। और जिस बल के साथ यह पीछे निकलेगा वही बल के साथ पीछे से भी आगे इससे क्या करेगी, शक्ति मिलेगा, तो वही रिटर्न न्यूटन थर्ड लॉ। तो मुख्य रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो रॉकेट होता है जब चलना प्रारंभ करता है तो विमान के सिरे पर बने छिद्र से बाहर की वायु में प्रवेश करती है और वायु के ऑक्सीजन के साथ मिलकर ईंधन अत्यधिक क्या होता है, दबाव पर जलता है और खुलने में उत्पन्न गैस का दाब बहुत अधिक क्या हो जाता है, होता है। इस गैस वायु के साथ मिलन जो होता है वह क्या होता है पीछे की ओर जेट को तीव्र वेग से बाहर निकालती है। तो ये आप समझ गए कि दोनों वही होता है, लेकिन यहाँ पर रैखिक संवेग संरक्षण में आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या होगा कि ये रैखिक हो गया, यानी रैखिक मतलब एक रेखीय दिशा में एक रेखा क्या होता है, ये आप दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाले रेखा, तो वही रैखिक हो गया। रैखिक होगा, रैखिक कब तक रहेगा, जब तक कोई अन्य बल इस पर एक्स्ट्रा ना लगकर इसकी गति दिशा को ना मोड़ा जाए, तब तक वो रैखिक ही लगेगा। साथ में हुआ संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जेट हो जाएगा, कि रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल के जो गैस होते हैं उसी को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। देखिए एक प्रश्न और भी आगे चर्चा होगी जिसमें जेट और रॉकेट में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जेट में क्या होता है और रॉकेट में क्या होता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कि जेट इंजन जो होता है ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है और रॉकेट जो होता है ऑक्सीजन पूर्ति के लिए गैस के रूप में ईंधन का वहन करता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछ दिया गया कि रैखिक बल के संरक्षण पर आधार पर, तो कभी कभी तो रैखिक बल ना देकर यहाँ पर क्या दे देगा, संवेग संरक्षण भी दे देगा,
उसके बाद अन्यथा न्यूटन्स लॉ दे देगा, क्योंकि रैखिक बल के संरचना के साथ साथ में न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी तो लागू होता है ना, जिसके कारण वह आगे की ओर बढ़ता है। 120 में देखिए, रैखिक संरक्षण संवेग संरक्षण का मतलब ही होता है एब्जॉर्ब करना, यानी वो एब्जॉर्ब है, संरक्षण है, जितना वो दे रहा उतना उसको आगे की ओर भी बल मिल रहा है, जितना वो पीछे छोड़ रहा उतना आगे भी बढ़ रहा है। भू-स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल क्या होता है? ठीक वही होता है जो हम लोग का एक दिन का होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो भू स्थिर उपग्रह है उसके लिए जो आवर्तकाल है वह 24 घंटा ही होता है, अन्यथा आप कंफ्यूज ना कर 28 मार दीजिएगा। कुछ लोग तो इसमें भी भू स्थिर उपग्रह के जो आवर्तकाल पूछता है वहाँ भी कंफ्यूज होकर वो अन्यथा 24 के अलावा कुछ और सोच लेते हैं। तो वह बिल्कुल आप ध्यान में रखना है कि जो आवर्तकाल होता है उसका क्या होता है, 24 घंटा होता है। और एक प्लान वेग तो आपको चर्चा पहले भी कर ली कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्लान वेग होता है, वह न्यूनतम वेग होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उस वस्तु को बाहर करने में वह अति आवश्यक है, और वह कभी वापस फिर पृथ्वी पे नहीं लौटेगा अगर उस वेग के साथ उस वस्तु को छोड़ा जाए तो। चलिए 134 में देखते हैं, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके समय अवधि क्या होती है। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो T=2π√L/g होता है, यानी इस पे डिपेंड करता है ये पेंडुलम का आवर्तकाल। तो यहाँ पर लंबाई हो गया, जी गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, आप सोचिए कि आप क्या करेंगे, जी का मान जब बढ़ाएंगे तब क्या होगा, एल का मान घटेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। तो पेंडुलम पर अब बताइए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका समय अवधि क्या होगा, समय अवधि स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा। क्यों क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जी का मान वहाँ पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 कम है। तो इन चीज़ों को अगर आपको थोड़ा सा ये आवर्तकाल पता हो पेंडुलम का, T=2π√L/g होता है। तो यहाँ पर जी को जैसे ही ले जाएंगे, जहाँ कम होगा कल होगा, एल का मान बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगा, घड़ी सुस्त होगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो 134 का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए पेंडुलम से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, यह भी अच्छा प्रश्न है। तो आपको पता ही होगा कि लंबाई बढ़ जाती है, इसके कारण दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। T= हम लोग पढ़े हैं 2π√L/g। तो यहाँ पर जी का नहीं एल का मान बढ़ जाता है। तो जैसे ही एल का मान बढ़ जाएगा, लंबाई सुस्त होने के कारण लंबाई बढ़ जाती गर्मी में, क्योंकि आपको पता हुआ कि जो भी होते हैं इसमें फैलता है, धातु हो जो भी प्रसार होता है उसका, उसके कारण वो सुस्त हो गया और अधिक हो गया। तो आशा करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे भी लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना बढ़ेगा, यह भी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए T=2π हो गया, L/g हो गया। अब दोनों ओर वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा, T² 4π×L/g हो गया। अब आवर्तकाल को 4% बढ़ाएंगे, 4 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए तो 4L/g हो जाएगा। तो 4L/g हो जाएगा, तो 4×6 16L/g हो गया। अब टी को हटाएंगे तो अंडर रूट उधर टी चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 निकल कर बाहर आ जाएगा, 4π√L/g। तब 2π तो होता ही है, तो कितना गुना बढ़ गया, 4% बढ़ाने पर 2% बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको गौर करना है, ताकि अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो गलत ना हो वहाँ पे। तो अगर आपको थोड़ा सा आप भूल जाएंगे तो आपको गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको लगेगा 4 है तो कोई 8 मार देंगे, कोई 4 ही मार देंगे, लेकिन निकल कर 2% ही आ रहा है। चलिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे 136 में, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसी संबंधित। देखिए हुक का जो सिद्धांत है ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये प्रत्यास्थ गुणांक से। हुक का जो नियम है, उन्होंने जो हुक जो नियम दिया उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया मुख्य रूप से जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, ये प्रत्यास्थ का होता है। तो ये उन्होंने हुक का नियम उन्होंने दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक बार चर्चा हम लोग कर लेते हैं हुक का नियम का, कि जो प्रत्यास्थ सीमा के भीतर किसी भी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान हमेशा विकृति के अनुपाती होता है। ये हुक ने क्या बताया, हुक ने बताया कि प्रत्यास्थ सीमा के भीतर किसी भी वस्तु पर आरोपित जो प्रतिबल है वह क्या होता है, वह जो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वह विकृति के अनुपाती होता है। ये हो गया विकृति। तो ये आप क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ये हो गया विकृति। यहाँ पर वी दे दीजिए, विकृति। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब प्रतिबल होगा, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रतिबल =बाई हो जाएगा, बाई प्रत्यास्थ गुणांक इंटू विकृति हो जाएगा। अब प्रत्यास्थ गुणांक बाई बराबर निकालेंगे तो वही है, देखिए ऑप्शन नंबर बी प्रत्यास्थता से गुणांक हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसका हम लोग डायमेंशन भी देख लेते हैं। तो बाई प्रत्यास्थ गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल यहाँ हो गया और नीचे विकृति हो गया।
तो ये हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने भाई प्रत्यास्थ बराबर निकाल कर लाया प्रतिबल इंटू विकृति। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सोच लीजिए प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही प्रतिबल कहलाता है F बटे। विकृति क्या होता है, विकृति होता है कोई भी मान लेते हैं वस्तु है या रबड़ है, इसको जब हम खींचेंगे इसमें तनाव करेंगे तो तनाव के बाद इसमें क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा तो डेल्टा एल हो जाएगा, छोड़ेंगे तो फिर गुना हो जाएगा पुनः लंबाई, यानी कि जो वृद्धि की गई लंबाई और जो मूल लंबाई का औसत ही विकृति कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक कंडीशन होता है, F बटे ए हो गया तो F बटे ए नीचे हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब इसको तोड़िएगा तो यल ऊपर जाएगा और डेल्टा यल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया यहाँ पर, तो एफ ऊपर हो गया एल नीचे हो गया, तो ये हो गया क्या हो गया, क्षेत्रफल स्क्वायर हो गया। तो यल से तो रिमूव हो गया क्योंकि यल का भी लंबाई क्या हो गया, यम हो गया, डेल्टा यल का भी यम हो गया, तो एम एम एल तो क्या हो जाता है यहाँ पर रिमूव हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, तो इसका जो आ गया एफ बटे ए, तो एफ का मात्रा क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और ए का स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर हो गया, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर भी आपको देखने को मिल जाएगा इसका मात्रक। तो ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो हम लोगों ने दो तीन तरह जान लिया, प्रतिबल भी सही समझ लिया, प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है। अब हम लोगों को यह स्पष्ट पता चल गया कि अब देखिए अगर पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का जो प्रत्यास्थ गुणांक है सबसे अधिक है। अब देखिए एफ बटे एल तो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए मान लेते कोई वस्तु है स्टील है और रबड़ है, तो एफ बटे एल तो क्या हो जाएगा, एफ बटे जो ए आ रहा है ये तो दोनों वस्तु के लिए वही होगा। परिवर्तन कहाँ होगा, डेल्टा यल बटे यल होगा। तो डेल्टा यल बटे यल क्या होगा, यानी जो वस्तु को ज़्यादा क्या होगा विकृति होगा फैलेगा वह क्या होगा, जैसे जो ज़्यादा फैला तो क्या हो गया, उसका जो प्रत्यास्थ गुणांक हो गया वह क्या हो गया, वह कम हो गया। जैसे स्टील हो गया, अगर स्टील को हम अगर स्टील और रबड़ में हम देखें प्रत्यास्थ किसका अधिक होगा, तो किसका अधिक होगा, स्टील का होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर रबड़ को हम करेंगे, इसको हम जब खींचेंगे तो इसका तनाव अधिक होगा, डेल्टा यल ज़्यादा होगा और इसमें डेल्टा यल कम होगा। तो यहाँ पर तो यल हो गया और डेल्टा यल यहाँ पर अगर रबड़ के लिए हम निकालते हैं तो रबड़ के लिए जो डेल्टा यल हो जाएगा वह ज़्यादा हो जाएगा किसके तुलना में, यह हो जाएगा स्टील की तुलना में। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए, क्योंकि यल ऊपर आ जाएगा डेल्टा यल नीचे आ जाएगा ना, ये हुआ था ना। जैसे जो फार्मूला हमारा आया था प्रत्यास्थ गुणांक बराबर क्या आ गया था, प्रत्यास्थ गुणांक बराबर एफ बटे ए इंटू, और विकृति क्या था, विकृति था डेल्टा यल बटे यल। तो यल ऊपर चला जाएगा डेल्टा यल नीचे आ जाएगा, शायद हमने ऊपर उल्टा लिख दिया था। तो यल यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा यल जिसका ज़्यादा आ गया तो रबड़ का ज़्यादा आ जाएगा, तो प्रत्यास्थ गुणांक इसका कम हो जाएगा, और वही स्टील में जो है वह उसके रबड़ की तुलना में कम होगा, तो इसका प्रत्यास्थ गुणांक ज़्यादा आ जाएगा। तो प्रश्न देखिए आगे मिलेगा आपको, देखिए आ गया ना। चलिए अभी नहीं आया, अब देखिए कहाँ है प्रश्न, कहाँ है, शायद होगा आगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। स्थिर पानी में मिट्टी तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि, देखिए स्थिर पानी में अगर मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो क्या होता है, चूँकि आपको पता होगा इसका सब का रिलेशन क्या है, वह पृष्ठ तनाव से। चूँकि आपको पता होगा कि पृष्ठ तनाव क्या है, जब हम तापमान को कम करते हैं तो पृष्ठों के बीच जो तनाव होता है वो अधिक हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। तो आप भी ध्यान रखेंगे जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव है क्या, पृष्ठों पर एक तनाव होता है, जो पृष्ठ होते हैं उस पर एक तनाव होता है, और वह जो प्रवृत्ति उसकी क्या होती है, क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है, वही पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव क्या है कि वह कण है जो कण के बीच, बिंदुओं के बीच, दो कणों के बीच जो बल लगता है, और वह बल क्या होता है, वह बल अंदर की ओर अभिलंबवत एक दूसरे पर लगता है, जिसके कारण वह कम करने की प्रवृत्ति होती है, उसको क्षेत्रफल को कम करने की प्रवृत्ति होती है, और इसी प्रवृत्ति के कारण जो जल का बूंद होता है वह गोलाकार होता है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वह डिपेंड क्या करता है, पृष्ठ तनाव वह डिपेंड करता है तापमान पर। अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, घटा दिया जाए तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा, यानी कि घटाने पर क्या हो जाता है, द्रवों के बीच जो सिकुड़न हो जाता है। तो चूंकि इसलिए आप देखते होंगे ना, दूध गर्म है, जब ठंडा करते हैं तो छाली जम जाता है, तो क्या होता है, ठंडा होने पर उसका तनाव बढ़ जाता है, और तनाव बढ़ने के कारण उसमें सिकुड़न आ जाता है। अर्थात जैसे हो गया परफ्यूम आप लगाते हैं, तो परफ्यूम क्यों ठंडा रहता है,
क्योंकि वहाँ पर तापमान को कम करके अणुओं के बीच जैसे तापमान कम किया तो सिकुड़न पैदा हो गया। और पृष्ठ तनाव तो वही कही रहा है कि क्षेत्रफल को कम करने की उसमें प्रवृत्ति होती है, वही प्रवृत्ति के कारण बूंद गोलाकार होता है। या फिर चाय अब ठंडी हो जाती होगी तो देखते होंगे छाली जम जाता है, क्यों? तो वही तापमान कम होने का सिकुड़न के कारण वह क्षेत्रफल को कम करने की प्रवृत्ति होती है। और तापमान अधिक करते हैं तो वही होता है, जब गर्म सब्जी हो गया, सूप हो गया, वो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जीभ पर सभी जगह वह फैल जाता है, तनाव कम हो जाता है। तो इसके कारण गर्म पानी में कपड़े भी साफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पानी को गर्म किए तो उसके बीच तनाव था, सरफेस टेंशन था, यानी कि जो एक दूसरे पर जो अभिलंब हुआ तो बल लग रहा था, उस बल के कारण वो सिकुड़न जो था, बल के तनाव के कारण क्या हो रहा, सिकुड़न हो रहा था, सिकुड़न के कारण वो कम क्षेत्रफल रखने की प्रवृत्ति हो रहा था। और वही गर्म पानी किए तो कपड़ा, जो गंदे कपड़ा है वह सभी जगह घुस गया, सभी जगह चला गया और वहाँ से कण को लेकर चला आया। तो ये हो गया कि लार्वा को सांस लेने में बाधा हो जाता है। जैसे ये पानी है ना, यहाँ लार्वा है तो यहाँ पर तो इसका सरफेस टेंशन क्या है, अधिक है। जैसे इसमें मिट्टी का पेल, कोई विलय पदार्थ जैसे ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। इसलिए डिटर्जेंट जो भी विलय पदार्थ को है जब पानी में डालते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो यही होता है कि जो घुलनशील पदार्थ है, मिट्टी, तेल, पेट्रोल कुछ भी डालिए तो उसका क्या हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा और जो लार्वा हो जाएगा डूब जाएगा, सांस लेने में बाधा हो जाएगा, मच्छर मर जाएगा। इसलिए कहते हैं मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए या फिर डिटर्जेंट भी छिड़क दीजिए, वह भी पर्याप्त है इसके लिए। चलिए 150 में हम लोग चर्चा करेंगे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़ी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गुरुत्व केंद्र नहीं होता है, वायुमंडल में सेंता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडल दाब बहुत अधिक होता है। देखिए अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो सकते। अगर इस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो कुछ लोग तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, कुछ को जैसे ए लगेंगे ए मारकर खुश हो जाएंगे कि गुरुत्व बल नहीं होता है। उसके बाद वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। चलिए ये तो श्यानता का अलग है क्योंकि ये द्रव से रिलेटेड है। सौर वायु के ऊपर बल लगाती है वायुमंडलीय दाब कम था, कुछ लोग डी मारकर खुश हो जाएंगे। तो कन्फ्यूजन यहाँ ए और डी में हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह होना क्या चाहिए, कि क्यों नहीं खड़े रह पाते, तो वही गुरुत्व नहीं होता है। मेन जो रीजन है वह गुरुत्व बल ना होने का ही कारण है कि गुरुत्व बल ना होता है। क्योंकि गुरुत्व बल क्या होता है, कोई भी वस्तु का जो भार होता है उस गुरुत्व बल के, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो उस वस्तु का भार होता है ना, वह एक नीचे की ओर लगाता है जिसके कारण वह वस्तु स्थिर रहती है। अब बताइए कि जो नीचे की ओर एक बल लग रहा है पृथ्वी की तरफ, जो वस्तु को खड़ा कर रहा है, किसी वस्तु को स्थिर किए हुए, अगर यह बल रहेगा ही नहीं तो वस्तु क्या होगा, तैरना स्टार्ट कर देगा, एक जगह सही नहीं रहे, तो ही गुरुत्व बल मुख्य कारण है। चलिए वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, ये ना मारेंगे आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। श्यानता क्या है, ठीक श्यानता बस एक ही चीज़ समझ लिए, जिस प्रकार से वस्तु के बीच जो होता है घर्षण, एक होता है घर्षण बल लगता है और उस घर्षण बल क्या होता है, उस गति का विरोध करता है जिसके कारण वस्तु रुक जाती है या फिर जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो वही पानी के साथ में होता है। पानी में भी क्या होता है, परत दर परत होते हैं पानी। जब पानी क्या होता है ज़मीन पर हम डालते हैं तो क्या होता है, एक लेयर के साथ वो चलता है, एक स्टेप, एक लेयर, फिर उसके बाद एक लेयर, फिर एक लेयर। तो वह लेयर होता है एक दूसरे को क्या करता है, उसकी गति को विरोध करता है चलने में। तो वही श्यानता का जो इकाई है वह क्या है, पॉइज कहलाता है। तो घर्षण और श्यानता कोई अंतर नहीं है, वस्तु के लिए घर्षण हो गया और इसके लिए क्या हो गया, पानी के लिए श्यानता हो गया, श्यानता की इकाई पॉइज है। चलिए आगे हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कुछ प्रश्नों के साथ और भी आते हैं।